अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है मलेरिया। तो आउटलाइन पढ़ते हैं। आउटलाइन में हम हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद डिफिनीशन एंड हिस्ट्री आते हैं, उसके साथ साथ काज एंड ट्रांसमिशन, ये किस चीज़ से काज हुआ है, कौन सी चीज़ को काज करते हैं, और उसके साथ साथ ट्रांसमिशन, फॉर एग्जांपल ये वन पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक किस तरह ट्रांसमिट होता है। और उसके साथ साथ हम सिम्टम भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हमारे पास आ गया है, उसके से उसके जो सिम्टम है, फीवर है या वोमिटिंग है, उससे जिस चीज़ आती है, तो हम उसके किस तरह पहचानेंगे कि इसे मलेरिया है या नहीं। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ मलेरिया भी पढ़ेंगे कि मलेरिया के कितने टाइप्स हैं हमारे साथ। फिर डायग्नोसिस आता है कि हम इसको किस तरह डायग्नोस करेंगे या पहचानेंगे कि इसको मलेरिया हुआ है। वो हम स्लाइड मेथड से भी करते हैं और उसके साथ साथ स्टेप मेथड से भी हम करते हैं। फिर इसके बाद ट्रीटमेंट आता है। ट्रीटमेंट में हम जो टेबलेट वगैरह यूज़ करते हैं जो प्रोसेस हैं, प्रोसीजर हैं वो, और उसके साथ साथ प्रिवेंशन है कि हमें ऐसे मलेरिया से किस तरह बचाव मुमकिन है, कौन सी चीज़ें हम अडाप्ट करेंगे कि ताकि मलेरिया से हम महफूज रहें। फिर एपिडेमियोलॉजी आती है और इसके साथ साथ कंट्रोल एंड एलिमिनेशन, हम इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे और अपनी जो इलाका है, एरिया है, इससे हम किस तरह इसे एलिमिनेट करेंगे मलेरिया को। चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन, कौन से जहाँ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा मलेरिया को कंट्रोल करने में, एलिमिनेट करने में, और जो फ्यूचर डायरेक्शन है हम उसे किस तरह फर्दर लेके जाएंगे। उसके बाद कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि जो मलेरिया हमारे पास आया है उसकी जो ट्रीटमेंट हुई, डायग्नोसिस हुए, प्रिवेंशन हुई है या कंट्रोल एलिमिनेशन हो गया, जो चैलेंजेस हमारे पास आए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले इमेज, अ मस्कीटो और अ ग्रुप शोइंग मलेरिया केसेस। मस्कीटो जो है या ग्राफ जो है वो हमारे पास मलेरिया केसेस शो करता है कि हमारे पास मलेरिया केसेस कितने हैं। मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज caused by a parasite transmitted through mosquito bite। मलेरिया जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, ऐसे मस्कीटो काज करता है। और ओवर 200 मिलियन केसेस रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड इन 2020। 2020 में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो जिन लोगों को मलेरिया हुआ है। तो डिफिनीशन एंड हिस्ट्री में हम जाते हैं। डिफिनीशन मलेरिया का यह है कि मलेरिया इज अ डिजीज काज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल एनोफेल मस्कीटो बाइट। मलेरिया जो है ये एक डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है फीमेल एनोफेल मस्कीटो के जरिए, एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट के जरिए। हिस्ट्री में आता है। हिस्ट्री में हमारे पास एंसेंट डिजीज है। एंसेंट मतलब कदीम डिजीज है ये हमारे पास, ये बहुत पुरानी है। मेंशन इन एंसेंट चाइनीज एंड इजिप्शियन टेक्स्ट। ये जो एंसेंट का लफ्ज़ है ये हम चाइनीज और इजिप्शियन में हम इसे मेंशन भी किया है। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय हाइपोक्रेट इन 400 बीसी। सबसे पहले हाइपोक्रेट्स ने इसे डिस्क्राइब किया था 400 बीसी में। और जो काजेस हैं वो है हमारे पास प्लाज्मोडियम फल्सिफरम हो गया, प्लाज्मोडियम वाइविक्स हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरी हो गया एंड प्लाज्मोडियम नोसिली। और जो पाकिस्तान में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो प्लाज्मोडियम फल्सिफरम एंड प्लाज्मोडियम वाइविक्स, ये जो हैं ये हमारे पास ज़्यादा पाई जाती हैं। काजेज एंड ट्रांसमिशन, ये किस तरह काज होता है। ये काज करते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिसके 5 स्पीशी हैं हमारे पास। और ट्रांसमिशन जो है ये फीमेल एनोफेल मस्कीटो बाइट के जरिए होती हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को मलेरिया है, उसे एक एनोफेल मस्कीटो फीमेल मस्कीटो ने बाइट कर दिया और उस वो एनोफेल मस्कीटो ने दूसरी जो नॉर्मल बंदा है उसे बाइट कर दिया, तो उसे भी मलेरिया हो सकता है।
मस्कीटो ब्रीड्स। मस्कीटो मस्कीटो में हमारे पास कितनी अकसाम है? इनोफेल गेम भी हो गए, इनोफेल फनेस्टस हो गया, और इनोफेल अरीबियन। ये जो तीन ब्रीड्स हैं हमारे पास, ये मलेरिया काज करती हैं। पीक ट्रांसमिशन हावर, डार्क एंड डस्क सिम्टम। मलेरिया को हम किस तरह पहचानेंगे कि ये पेशेंट को हम किस तरह पहचानेंगे कि इसे मलेरिया है? हम उसके सिम्टम देखेंगे। सिम्टम में हमारे पास फीवर आता है, उसे बुखार होगा, चिल्स मतलब उसे ठंड महसूस होगी, उसके साथ साथ फ्लू लाइक सिम्टम होगा। फ्लू लाइक सिम्टम में हमारे पास फीवर आता है, चिल आता है, नाज़िया एंड वोमिटिंग, उसको उल्टी भी आएगी, डायरिया, उसे डायरिया भी होगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मलेरिया के। हमारे पास मलेरिया के कितने टाइप्स हैं? पहला हमारे पास प्लाज्मोडियम फल्सिफरम हो गया, जो मोस्ट सिवियर है। मतलब इससे ज़्यादा ये बहुत सिवियर है। अगर ये किसी को हो जाए तो फिर ब्रेन में भी जा सकता है और उससे बहुत सारी डिजीज का हो सकती हैं। फिर प्लाज्मोडियम वाइविक्स हो गया। प्लाज्मोडियम फल्सिफरम और प्लाज्मोडियम वाइविक्स ये पाकिस्तान में बहुत आम है, और ख़ास करके ये जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका हो गया, इसमें बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो इन्फेक्ट होते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नोवेलिसी, ये रेयर है बहुत ज़्यादा। डायग्नोसिस में हमारे पास हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, मतलब पेशेंट को फिजिकली देखेंगे कि पेशेंट में जो बीमारी है हम उसके सिम्टम देख लें। फॉर एग्जांपल उसे टेम्परेचर है, उसे शिवरिंग हो रही है, तो फिर हम उससे वो डिसीजन ले सकते हैं। उसे डायरिया है या वोमिटिंग है, तो उससे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि इसे मलेरिया हो सकता है। तो ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी हम करते हैं, स्मेयर और पीसीआर। फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट हमने कर लिया, स्मेयर बना ली, उसे फिक्स कर दी, माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देखेंगे कि इसमें सीज़ोन वगैरह सेल आते हैं या नहीं आते हैं। मेसोजॉइट्स। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एग्जांपल हमने कर दी स्टेप के ज़रिए और देख ली कि इसमें मलेरिया प्रेजेंट है या नहीं। सबसे जो बेस्ट डायग्नोसिस मेथड है वो ब्लड टेस्ट है। स्मेयर बना लिया, पीसीआर कर ली, तो ये बहुत अच्छी बात है। और न अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए भी हम ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट में फॉर एग्जांपल एक्सरेज हो गए, या उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी हम ऐसे कर सकते हैं डायग्नोस। फिर आता है ट्रीटमेंट, कि हम किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सी टेबलेट यूज़ करेंगे इसे मलेरिया को ख़त्म करने के लिए। तो उसमें आता है पहला एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरिया ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर मतलब फ्लूइड्स, रेस्ट, फ्लूइड्स वगैरह हम उसे देंगे और उसे रेस्ट भी करवाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सीवियर केसेस। फॉर एग्जांपल किसी को प्लाज्मोडियम फल्सिफरम हुआ है, तो सीवियर केस है तो हम उसे हॉस्पिटलाइज भी करेंगे, मतलब हॉस्पिटल में हम उसे एडमिट करेंगे। क्योंकि वो सीवियर केस है और वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है उसकी। तो फिर उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटेड कंडीशन, फॉर एग्जांपल एनीमिया। रिलेटेड कंडीशन में हमारे पास इस तरह होता है कि पेशेंट एनीमिक हो जाता है, क्योंकि उसकी आरसीबी वगैरह आरबीसी वगैरह डाउन हो जाती हैं, तो ये होता है कि उसे एनीमिया हो जाता है। तो फिर हम इसके बाद प्रिवेंशन पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से बचाव मुमकिन है, हम क्या क्या चीज़ें अपनाएंगे। विक्टर कंट्रोल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास विक्टर कंट्रोल आता है। विक्टर कंट्रोल में हम बेड नेट हो गए, इंसेक्टिसाइड्स, ये हम स्प्रे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बेड नेट्स हो गए, वो जो मच्छरदानी है वो यूज़ करेंगे ताकि हम मस्कीटो की बाइट से बच सकें, तो उससे भी वेक्टर कंट्रोल होगा और हमें मलेरिया नहीं होगा। पर्सनल प्रोटेक्शन, रिपेलेंट्स और क्लॉथिंग।
पर्सनल प्रोटेक्शन में हम क्लॉथिंग भी कर सकते हैं, तो अगर अगर मोटे कपड़े पहने तो फिर मस्कीटो की बाइट से हम इससे बच सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग साइट। जो ब्रीडिंग साइट है, जो हमने पढ़ा कि मलेरिया के हमारे पास 3 साइट हैं, उसमें हम वो एलिमिनेट कर दे, अगर स्प्रे वगैरह कर दे तो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो उससे भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। वैक्सीन जो कि अंडर डेवलप है, अभी तक हमारे पास नहीं डेवलप हुए हैं, वैक्सीन के जरिए भी हम कर सकते हैं मलेरिया से प्रिवेंशन। ये प्लाज्मोडियम फल्सिफरम शेजॉन्स मीरोजाइट्स एंड हेमोजाइट्स, ये हमारे पास कुछ सेल हैं जो हम मलेरिया में स्मेयर के जरिए पहचानते हैं। जेम्स स्टेन जब हम कर ले स्मेयर फिक्स हो जाए तो हम शेजोइड हो गया, शेजोन सेल, मीरोजाइट्स एंड हेमोजाइन, ये सेल अगर हमारे पास आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट मलेरिया पॉजिटिव हैं। एपिडेमियोलॉजी में हम ये देखेंगे कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, मतलब कि ये जो मलेरिया है ये कौन से इलाकों में फैला पाया जाता है, मतलब कौन से ज़्यादा इलाके हैं, कौन से ज़्यादा कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं कि वहाँ पर मलेरिया जो है वो हमारे पास उससे ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जो आते हैं। हाई रिस्क एरिया जो है वो हमारे पास अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, अमेरिकाज। जो हाई रिस्क एरिया है वो हमारे पास अफ्रीका है, जो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है मलेरिया। उसके बाद एशिया हो गया, अमेरिकाज। ये जो कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट हैं, इसमें हमारे पास हाई रिस्क हैं और ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर इन्फेक्ट हुए हैं। स्टेटिस्टिक में अगर हम देख ले तो फिर काजेज देखते हैं कि कितने केसेस हमारे पास आए हैं, और इसके साथ साथ डेथ हो गया, मॉर्बिलिटी मॉर्बिलिटी हो गया, मतलब कितना फैलता है ये मलेरिया। ट्रेंड एंड पैटर्न, तो ट्रेंड भी देखेंगे कि कौन से जो ट्रेंड्स हैं वो, उसमें हम ये देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंट है उसमें हमारे पास मलेरिया कितने ट्रेंड पर जा रहा है, मतलब उससे मलेरिया से कुछ बीमारी ऐसी होगी कि ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उसमें हम वो मलेरिया का ट्रेंड देखेंगे कि कितने ट्रेंड पर जा रहा है, और वो उसका जो पैटर्न है वो भी हम डिज़ाइन करेंगे उस तरह। कंट्रोल एंड एलिमिनेशन, मलेरिया को हम किस तरह कंट्रोल करेंगे ताकि वो ज़्यादातर वो जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका हो गया, अमेरिकन हो गया, और उसके साथ साथ एशिया जो ये कॉन्टिनेंट है इसमें ज़्यादातर फैलता है, तो हम ये देखेंगे कि हम इसको किस तरह कंट्रोल कर दें। तो डब्ल्यूएचओ स्ट्रेटेजी जो है, इंडोर रिजर्डल स्प्रेइंग, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम इस तरह करते हैं कि इंडोर रिजिडल स्प्रेइंग करेंगे, स्प्रे करेंगे घरों में ताकि वो मच्छर वगैरह जो है वो ना आए, जो है वो मर जाए। उससे हमारे पास ये होगा कि मलेरिया काज नहीं होगा। जो नेशनल प्रोग्राम है वेक्टर कंट्रोल सर्विलेंस, जो नेशनल प्रोग्राम है वो भी हम करेंगे वेक्टर कंट्रोल के लिए। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव, बेड नेट डिस्ट्रीब्यूशन एजुकेशन, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव, मतलब हम ये एक कम्युनिटी बना लें वहाँ जो लोगों को एजुकेट कर सकें, बेड नेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, भी वो करें, ताकि जो मलेरिया है उससे हम लोगों को बचा सकें। एजुकेशन के जरिए भी लोगों को बताएं कि यार जो मलेरिया है वो इस चीज़ से कस होता है, इसके लिए हमने ये प्रोसेस करना है, बेड नेट लगा दो, एजुकेशन लोगों को दे दो ताकि मस्कीटो से लोग बच सकें। और उसके साथ साथ जो मलेरिया इस चीज़ से विकास होता है कि ताकि बस तरह इलाकों में हमारे पास वो पानी इस तरह पड़ा रहता है जिस पर मच्छर वगैरह भी आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मलेरिया ज़्यादा काज होता है। तो उसको भी जो वाटर टैंक हो गए, स्विमिंग पूल्स वगैरह सबको हमने कवर अप करना है, उसके बाद मलेरिया जो है वो कंट्रोल होगा। चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन, जो हमारे पास चैलेंजेस आते हैं मलेरिया को कंट्रोल करने के, या हमें फ्यूचर में कौन से इस तरह डिसीजन लेने होंगे कि मलेरिया हमारे पास कंट्रोल हो सके। उसमें हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, मतलब जो मलेरिया ड्रग रेजिस्टेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मलेरिया डिस्कवर जो डिस्क्राइब हुआ था तो उसमें हम वो ड्रग रेजिस्टेंस था। वैक्सीन डेवलप, हम उसके लिए वैक्सीन डेवलप करेंगे। फंडिंग एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट,
फंडिंग जो है, ये जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया, उसके साथ साथ अफगानिस्तान हो गया, ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है। तो जो डेवलप कंट्रीज वो से फंडिंग दी गई कि ताकि वो जो मलेरिया कंट्रोल है हम उसे कर सके, काबू में ला सके उससे। क्लाइमेट चेंज भी हाँ हो सकता है, क्योंकि जब वो ज़्यादातर बारिशें होती हैं तो उससे हमारे पास ये होता है कि क्लाइमेट चेंज आ जा जाए, और जो पानी है वो बहुत ज़्यादा जमा रहता है डैम्स में या कोई और इलाके में, तो उससे भी मलेरिया ज़्यादा फैलता है। तो क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं इसमें। कंक्लूजन में हमारे पास हम इस चीज़ पर आ गए हैं कि मलेरिया जो है इज़ अ प्रिवेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज। मलेरिया जो है ये प्रिवेंटेबल है एंड ट्रीटेबल डिजीज है। मतलब मलेरिया से पहले ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा मरे थे, अब जो है मलेरिया प्रिवेंटेबल है, हम इससे बचाव मुमकिन है। बचाव जो है किस तरह मुमकिन है, और मचा बेड नेट्स हो गया, या कुछ वैक्सीनेशन हो गए, या एंड और स्प्रे हो गए। उसके साथ साथ ट्रीटेबल डिजीज़ भी हैं, क्योंकि हम ऐसे टेबलेट्स वगैरह जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे पास ये होगा कि मलेरिया से कुछ जो डेथ्स होती थी वो अब बहुत कम हो गई हैं। कंटिन्यूड एफर्ट नीड फॉर कंट्रोल एंड एलिमिनेशन। हम इस तरह नहीं करेंगे कि एक जगह में अगर मलेरिया कम हो गया है या मलेरिया के केसेस नहीं आ रहे तो हम उसे उस इलाके को छोड़ दें, नहीं। कंटिन्यू एफर्ट नीड फॉर कंट्रोल, कंटिन्यू हमें कंटिन्यूस मेहनत करनी होगी ताकि और जो लोग हैं वो इससे ज़्यादा इन्फेक्ट ना हो सके। तो फिर इस तरह होगा कि मलेरिया वहाँ उस इलाके से चला जाएगा। अवेयरनेस एंड एजुकेशन क्रूकल फॉर सक्सेस। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, अवेयरनेस हम लोगों को अवेयर करेंगे कि ये जो मलेरिया है ये इस तरह मच्छर से फैलता है, इस तरह जो गंदगी है, जो वाटर टैंक है या स्विमिंग पूल हो गए, इसको हम किस तरह कवर अप करेंगे, और लोगों को एजुकेट करेंगे इस वजह से, क्योंकि मलेरिया जो है वो ज़्यादातर काज होता है जो पानी, जो गंदा पानी है और रुका हुआ पानी, तो उससे काज होता है स्टोर पानी जो है। तो स्टोर पानी को हम कवर, अगर हम कवर ना करें तो इस तरह छोड़ दे तो उससे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। तो हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे और एजुकेट करेंगे ताकि ये जो मलेरिया है हम इस कंट्रोल कर सकें इस वजह से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू टूल एंड स्ट्रेटजीज, हम रिसर्च करेंगे उस इलाके पर और डेवलप करेंगे नई टूल्स और स्ट्रेटजीज ताकि हम मलेरिया को कंट्रोल कर सकें। नई टूल्स में हमारे पास मशीनरी आती हैं, स्ट्रेटजीज जो हम डिफरेंट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, बेड नेट्स हो गए, एंडोर स्प्रे हो गए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसे हम। तो फिर हम इससे भी मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक। थैंक यू।